नाज़रीन, कोरोना की वजह से दुनिया अब भी इससे निबर्द आजमा है। जहां तक इस वबा ने नुकसान पहुंचाया, कई जानों को, कई जिंदगियों को ये निगल गया, मुल्क की मईशतों को इसने तबाह बर्बाद किया, वहीं पे इसकी जो वैक्सीनेशन है उससे मुतालिक अब दुनिया सर जोड़ कर बैठी है। और वैक्सीनेशन के हवाले से खास तौर के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद अब लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान जैसी मईशत और एक तरक्की पजीर मुल्क के हवाले से यहां वैक्सीन का इब्तदाई तौर पर आना, चाइना की तरफ से तोहफे के तौर पर 0.5 मिलियन वैक्सीन का तोहफा देना और इसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगने का आगाज हो जाना एक खुश आइंद बात है। लेकिन एक अहम सवाल जो आज भी लोगों के जहनों में घूम रहा है वो ये कि ये जो वैक्सीन हमारे पास आ रही हैं, इन वैक्सीन को आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाएगा, एक आम आदमी तक इसकी रसाई कैसे मुमकिन हो सकेगी। क्योंकि ये वैक्सीन हुकूमत ने जहां एक तरफ एक कसीर फंड इसके लिए मख्तस किया हुआ है, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर को भी इस वैक्सीन की बरामद करने में या उसको मंगवाने के हवाले से काफी ज्यादा इजाजत हुकूमत की तरफ से दी गई है। और लोगों के यही सवालात हैं कि अगर पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स या वो लोग जो कि बहुत ज्यादा इस वायरस से एक्सपोज होने के खतरात से दो चार हैं, उनको अगर लग रहा है तो लोगों तक ये कब तक, आम आवाम तक ये वैक्सीन कब तक और कैसे पहुंच सकेगी। एक तरफ हम बात करते हैं इसके ट्रायल्स की, कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और पाकिस्तान में चल रहे हैं। जो हुकूमती वुज़रा हैं वो ये भी कहते नजर आते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, आवाम अगर इसको लगाएं तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर लगाएं। ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे बयानात क्या ये वाजे नहीं करेंगे कि अवाम ये वैक्सीन से डर और खौफ उनमें पैदा हो जाए? क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है या पाकिस्तान में उसको लगाया जा रहा है तो वो एक मरबूत निजाम के जरिए और उसके तमाम तर असरात को देखते हुए उसकी मंजूरी दी जाएगी। ये अवाम या लोग इससे हुकूमत से तवक्को रखते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज बात होगी। प्रोग्राम के आज दो हिस्से होंगे और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जहां पर हम बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनसे पूछेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर हुकूमत इजाफे का इरादा रखती है। उगरा ने समरी भेज दी है। गो के बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर उतनी तेजी से इजाफा नहीं हो रहा पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोल की कीमत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर 15 दिन बाद ओगरा जो समरी भेज देता है और उसमें इजाफा और फिर ये पेट्रोल की कीमत में जो पर लीटर पेट्रोलियम जो लेवी है उसमें इजाफा किया जा रहा है। उसकी बुनियाद के ऊपर दीगर अशिया भी फिर महंगी होंगी, उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपका जो फर्नेस ऑयल है वो भी महंगा होगा और फिर भी जो बिजली की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो आखिर ये सिलसिला कहां तक जाकर रुकेगा, इन सब मौजूआत पर आज बात करेंगे। आज हमारे साथ जो बात करने के लिए मेहमान होंगे, एक ब्रेक हम ले लेते हैं, पहले ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से जो आज हमारे साथ मौजूद होंगी और इस सारी सूरत हाल के ऊपर उनसे हम गुफ्तगू करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया, आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा। उनसे खुसूसी आज बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। कोरोना की हम बात जरा कर रहे हैं और कोविड अब वैक्सीनेशन की तरफ आ गई है। यकीनन एक खुशाइंद बात है। पाकिस्तान में भी 0.5 मिलियन इब्तदाई तौर पे चीन से तोहफा हमें मिला है। मैं डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ, अभी आपने हाल ही में NCOC के इजलास में भी शिरकत की है, मुझे बताइएगा कि ये आम आदमी तक एक सवाल है कि उस तक कब और कैसे ये वैक्सीन पहुंचेगी? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको पता है कि एक जो हमें आपने जिस तरह फरमाया है कि 5 लाख डोजेज़ आई वैक्सीन की और वो 2.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले लगानी है, क्योंकि नेचुरली टॉप प्रायोरिटी तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको हमने लगानी है। और फ्रंट लाइन वर्कर्स भी अगर मैं सिर्फ पंजाब के कहूँ तो कोई तकरीबन 380 लोगों को हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। तो पहली खेप जो है उसमें 70,000 वर्कर्स जो हैं उनको लगेगी। लेकिन जो खुश आइन बात है वो दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, जो आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, वो ये है कि एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ मार्च के शुरू में हमें उम्मीद है
कि कोवैक्स की हमारे साथ कमिटमेंट थी। कोवैक्स जी। आपको पता है कि आलमी अदारा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गावी, इन लोगों ने कोलैबोरेशन बनाई है, जिन्होंने 20% आबादी जो पाकिस्तान की है उसके लिए वो हमें फ्री वैक्सीन देंगे, जिसकी तादाद को तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा होगी। और जो पहली असाइनमेंट है वो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख की इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो असाइनमेंट आनी शुरू हो जाएगी मार्च के महीने में। ये आम आदमी के लिए होगी। वजह यह है कि देखिए, आपको पता है जिस तरह तरजीहात दी जाती हैं बाकी मुल्कों में, तो ये देखा गया है कि जिनकी 65 साल से ज़्यादा उम्र है सबसे पहले हम उन लोगों को लगाएंगे, फिर जो 60 साल से ज़्यादा। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे और क्लियर करना चाहता हूं, चूंकि लोग सुन रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं आपकी बात भी, तो मैं चाहूंगा जरा ज्यादा मालूमात आपसे ले लें। जो आपने बात की आम लोगों के लिए जो अभी हमारे पास आएगी वैक्सीन, ये वही 3 सोर्सेज हैं जहां से हम ले रहे हैं, जिसके अंदर सैनोफार्म की तरफ से है, फिर इसमें जो है वो गावी की आपने बात की, और इसके साथ साथ आपने जो है वो कैंसाइनो जो है उसकी भी वैक्सीन हमने जो प्रोक्योर की हुई है, ये वही 3 सोर्सेज। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि देखें कॉन्साइनो के साथ तो हमारी सबसे बड़ी कमिटमेंट है। कोवैक्स ने तो पूरी दुनिया में बाकी कोई 80 मुल्कों के साथ कमिटमेंट्स किए हैं, हमारे साथ भी की हुई है। कॉन्साइनो के साथ तो आपको पता है कि हमने एक बाकायदा ट्रायल की और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी मुस्बत ट्रायल निकली। 78% अकॉर्डिंग टू दी स्टेटिस्टिक्स, 78% इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इफेक्टिव, विच इज़ अ वेरी गुड इफेक्टिविटी रेट। और हमारे तो माशाल्लाह जो लोगों को लगी, देवर मिनिमम साइड इफेक्ट्स, कोई ऐसा मसला नहीं था। और वो उनके साथ ये कमिटमेंट है कि दे विल बी गिविंग अस अ वेरी लार्ज सोर्स। अच्छा, ये कब, तो वो सोर्स है। डॉक्टर साहब ये कंसाइनो की जो ट्रायल्स हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये मुकम्मल हो गई है? जी ये मुकम्मल होके इसकी बाकायदा कनाडा के अंदर इसकी एनालिसिस होके, इट वाज अ डबल ब्लाइंड ट्रायल, इसके रिजल्ट्स आए हैं और अब वो रजिस्टर हो रही है, यहाँ रजिस्टर हुई है ताकि हम ये इसको इस्तेमाल कर सकें। आपको पता है जब तक के वैक्सीन जो है वो ड्रैप के साथ रजिस्टर ना हो जाए तो यू कैन नॉट यूज दोज वैक्सीन। तो अब हमारे पास जो वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई, एक तो साइनोफार्मा है और एक उनकी फाइजर की है, फिर उसके बाद आपको पता है स्पुतनिक भी जो है दैट हैज आल्सो बीन, जो रशियन है वो भी इस वक्त रजिस्टर हुई भी है यहाँ। और अब इंशाल्लाह ये सो वैक्सीन्स ऑन इमरजेंसीज आर बीइंग रजिस्टर्ड ताकि उनकी प्रोक्योरमेंट पे हमें कोई मसला ना हो। डॉक्टर साहब एस्ट्राजेनेका की क्या स्टेटस है? एस्ट्राजेनेका की जो प्रोक्योरमेंट है। जी एस्ट्राजेनेका, देखिए जी एस्ट्राजेनेका के साथ से तो कोवैक्स एक बहुत बड़ी तादाद में उनसे प्रोक्योर कर रहा है ऑलरेडी। दैट इज वाई हमें इमरजेंसी बेसिस पे एस्ट्राजेनेका को भी यहाँ रजिस्टर कराना पड़ा। तो अब इंशाल्लाह क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन दुनिया में रोल आउट हो रही है, तो ये जो लोगों को खदशा है कि खुदा न खास्ता आम बंदे के लिए नहीं अवेलेबल होगा, तो मैं आपकी वसादत से उनको बिल्कुल तसल्ली देना चाहती हूँ कि देखिए सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स होने चाहिए, तो उनको इंशाल्लाह हम लगाएंगे और हम बहुत स्ट्रिक्टली इंश्योर कर रहे हैं कि सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगे। पहले दिन जब मैंने कहा था कि कोई वीआईपी नहीं लगाए, ना मैं लगवाऊंगी ना मेरे सेक्रेटरी लगवाएंगे जब तक हम अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को इंश्योर नहीं करेंगे। वी विल बी द लास्ट वंस टू टेक इट, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, पर ये हम इंश्योर करें कि हमारे आम आदमी तक ये वैक्सीन जो है ये हर तरीके से पहुंच जाए। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आपने बात की है, वेरी राइट, बिल्कुल आपने जो बात की कि वीआईपी कल्चर और उस चीज को साइड पर रखते हुए कि सबसे लास्ट होंगे, जो नाकिदीन है ना आपके डॉक्टर साहब, वो ये कहते हैं कि चूंकि डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि इसका साइड रिएक्शन इफेक्ट्स हो सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी पे लगाए, इसलिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो सबसे आखिर में इसको लगवाएंगे। डॉक्टर साहब नहीं खुदा न खास्ता, आपको पता है कि ना तो मैंने कभी किसी के साथ गलत बयानी कभी की है। मैं पहले डॉक्टर हूं, तो एज अ डॉक्टर आई बिहेव एंड आई वर्क एथिकली। एथिक्स जो है आपके मेडिकल एथिक्स आर वेरी स्ट्रांग। अभी भी देखें जिन लोगों ने 28,000 लोगों ने अपनी ये वैक्सीन के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, हर बंदे ने एक फॉर्म साइन किया जिसमें उनको जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया और उनको कहा कि भाई आप कंसेंट दें हमें कि आपने फॉर्म साइन करना है। अभी भी हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो जब आके वैक्सीन लगवाते हैं तो कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं। सारी पढ़ी लिखी दुनिया में इसी तरह दी जाती है वैक्सीन और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम बाय नो चांस इस वजह से, देखिए मकसद ये है कि मास्क की बात अगर आपको याद हो, शुरू
में हमारे पास मास्क की कमी थी और लोगों ने मास्क की कीमतें 400 पे कर दी थी। तो आपको याद है मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं मास्क उस दिन पहनूंगी जिस दिन बाकी पाकिस्तान के लोगों को मास्क पहनेगा, और ठीक है। मैंने अपना वादे पे कायम रही। वजह ये कि मैं तो बूढ़ा बंदा हूँ, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, जी मैं हाँ। तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हूँ, लेकिन मेरे लिए एक जिम्मेवारी है एज अ मिनिस्टर हाँ। कि मैं पहले लोगों के लिए सब कुछ करूं, फिर मैं अपने लिए सोचूं। लेकिन डॉक्टर साहब, This is what आपने my आपने क्या responsibility स्टेटमेंट is। आपकी तरफ से आया, इसको बड़ा उछाला जा रहा है वैसे इस स्टेटमेंट को, जो आपने एक बात शायद कही है जिसमें आपको आपने पता है- कि हर शख्स वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगाए, तो मैं चाहता हूं जरा क्लेरिफाई कर दें कि यह बात आपने कही क्यों है वैसे। देखिए, जब आप कंसेंट किसी की लेके वैक्सीन लगाते हैं तो क्या होता है उसका मतलब? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। ठीक। उस बात को आप जितना मर्जी मोड़ तोड़ ले। ठीक। मैंने अभी आपको सारी बात समझाई कि भाई 28,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, तो एक फॉर्म साइन किया कि हम इजाजत दे रहे हैं अपने आप को वैक्सीन राइट, लगाने की। राइट। तो इसका मतलब है उनकी, so that's a consent। Right। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कि उसको आप जितना मर्जी मोड़ तोड़ ले, ठीक। वो कर ले। बस वजह ये कोई और बात नहीं मिलती तो यही बात मिल जाती है। बस कोई ये मेरे क्लेरिफाई लिए आपसे करनी, इसको- ये आपसे क्लेरिफाई करनी थी, आपने इसको क्लेरिफाई कर दिया। बिल्कुल। मैं एक बात और पूछना है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन आ गई है, बताइए। क्या हम ये समझें कि एक बार जिसको वैक्सीन लग गई है वो मास्क उतार के घूमने फिरने का लाइसेंस उसको मिल गया, या वैक्सीन लगने के बाद भी हमें मास्क लगाना पड़ेगा? नहीं, मास्क जरूर लगाइए। वजह यह है कि पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी लगे ही ना। वैक्सीन के साथ अकॉर्डिंग टू इट अगर खुदा ना खास्ता लगे भी तो इट विल बी माइल्ड, इट विल नॉट हैव दोज एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो आपको पता है कोविड के साथ जब ये पेंडेमिक होती है तो आपको पता है कि फर्टिलिटीज कितनी बढ़ गई थी बूढ़े लोगों के अंदर। अब जब 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हम इसलिए लगा रहे हैं कि उनमें फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा उनमें है तो सबसे पहले उस ग्रुप को देंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता लग भी जाए तो वो इतनी माइल्ड हो कि उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो उनके लिए, और बहुत माइल्ड डिजीज़ हो, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि क्योंकि आपको पता है कि एक बिल्कुल नई बीमारी है, आपको पता है हमें 1 साल लगा समझने में कि इसका आइडियल ट्रीटमेंट क्या है। ठीक। आप देखें ना, शुरू में आया, पहले कहा जी क्लोरोक्विन दे दो, फिर कहा जी रेमडेसिविर दो, फिर उन्होंने कहा कि जी एक्टेमरा दो, और हर चीज़ पे बाकायदा तहकीक करके ट्रायल्स करके सब कुछ हुआ। फाइनली ये पता चला कि अगर आप हाई प्रेशर ऑक्सीजन दें और आप जो एक हम स्टीरॉइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और ये एंटीवायरल देते हैं, एक प्रोटीन बन गई जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से अब फर्टिलिटीज़ बहुत कम हो गई हैं। ज़्यादातर फर्टिलिटीज़ यानी उन फौतीदियाँ होती हैं जहाँ के मरीज़ को घर में रख के मैनेज किया जाता है बगैर प्रॉपर सुपरविजन के, और फिर जब सिचुएशन ख़राब होती है तो अस्पताल लाते हैं। अगर वक्त से अस्पताल लाएँ तो माशाल्लाह इस वक्त हमारा सर्वाइवल रेट, अगर मैं शुरू बात करूँ जब पिछले साल की फरवरी की और इस साल का मुकाबला करूं तो बहुत फर्क पड़। डॉक्टर साहब एक चीज बता दीजिए मुझे कि इसके अंदर ये जो वायरस है, इसके अंदर इसमें सीवियर कोविड नमूनिया के अंदर भी लोग जा रहे हैं। अगर कोई पेशेंट सीवियर कोविड नमूनिया पे है, उसके लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, उसके हाई प्रेशर ऑक्सीजन पे भी रखा गया है, क्या उस सिचुएशन में भी ये जो वैक्सीन आपने जिसका तस्करा किया है क्या इफेक्टिव हो सकती है? नहीं, वंस द पेशेंट हैज कोविड तो फिर तो हम उनको वैक्सीन नहीं देंगे ना, वी विल नॉट बी गिविंग देम वैक्सीन। वो तो ऑलरेडी अपने अंदर ही एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। एक दफ़ा जब आपको कोविड लगा है, मतलब कोविड यू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द कोविड वायरस, तो फिर आप अपनी एंटीबॉडीज खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। वैक्सीन का मकसद यही होता है, जब हम वैक्सीन देते हैं उसका मतलब है आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी उस वायरस के खिलाफ। तो जब अगर खुदा ना खास्ता लगे भी तो वो बड़ी माइल्ड इन्फेक्शन होगी। फिर एक और बहुत बड़ी, अब आपको पता है जो परेशानी सामने आई है कि वेरिएंट्स आने शुरू हो गए, यानी म्यूटेशन होनी शुरू होगी इस वायरस के अंदर, और वायरस जो है उसके अंदर तब्दीलियां आने की वजह से कई दफ़ा ये होता है कि वो अभी जो आया कहते हैं जी साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो है वो कंटेजियस बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी लगने का खर्चा है। तो मास्क तो बिल्कुल ना उतारें, और मास्क से मैं आपको यकीन जानिए कि अगर दोनों पार्टियां मास्क पहन के बैठी रहें तो आपकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो बहुत लो हो जाता है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपने मास्क और वो हिफाजती तदाबीरें हैं, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 2 सवाल आपसे करूंगा जल्दी जल्दी जरा सा, फिर ताकि आपका वक्त जो है वो उसमें हम आपसे इजाजत चाहेंगे। एक सवाल ये मुझे बता दें कि गवर्नमेंट ने बड़ी खतीर रकम रखी है इस वैक्सीन और इस कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से, ये जो हमें मिल रही है वैक्सीन, इसमें से कितना परसेंटेज हमारे पास जो है वो एज अ गिफ्ट डोनेशन या उस कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू है, और कितना हमने इसको गवर्नमेंट ने इस पर खर्चा करना है, और लोगों तक ये फ्री मिलेगी या पैसे देने पड़ेंगे?
देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है, ये जो पहली 5 लाख है दे टोटली फ्री एज अ गिफ्ट। जहाँ कोविड कोवैक्स का है, जो आपका कंसोर्शियम है WHO का और गावी का, दैट इज आल्सो टोटली फ्री, बिकॉज वो तो सारों ने कंट्रीब्यूट करके WHO में जो फंड्स डालते हैं ठीक। उन फंड्स से वो प्रोक्योर हो रही है, और वो फंड्स की वजह से दे विल बी गिवन फ्री टू अस। ऑन द अदर हैंड, इसके बाद जो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी रकम जो है वो हुकूमत ने रखी हुई है परचेज करने के लिए। हमारे पास भी कोई हमारे इस कोविड के फंड के अंदर कोई तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ पैसे पड़े हुए हैं, जो हम अभी इस पे कमेटी हमारी बैठेगी कि इससे हमने वैक्सीन खरीदनी है, क्योंकि पिछले साल मरीजों के इलाज के ऊपर कोई तकरीबन 14 अरब रुपया हुकूमत पंजाब ने खर्च किया। सही। हर हुकूमत के हस्पताल के अंदर अच्छे से अच्छा टीका, अच्छे से अच्छा इलाज और बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, आपको पता है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आपको पता है इस पे 14 अरब खर्च हुए, बहुत बड़ी रकम है जो खर्च की हुकूमत ने कि किसी मरीज को जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता को हर किस्म की सहूलत मिले। और हम लोगों ने, आपको पता है कि ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो सरकारी अस्पतालों के अंदर ठीक हुए हैं। इस वक्त भी मेयो अस्पताल के अंदर सबसे ज़्यादा मरीज़ अकोमोडेट हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने आखिरी बात पूछी, मुझसे पूछ जो रहे थे आपके भाई, इसका ये देखिए, अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो अभी भी है, कोई पता नहीं किस तरह आगे ये डिजीज वो करेगी। ठीक है, जैसे जैसे आएगा वील बी शेयरिंग आवर डिटेल्स विद यू। राइट डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं चाहूंगा कमेंट जरूर कीजिएगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि आप खान साहब की बड़ी अहम प्लेयर है, ठीक है, एक अहम विकेट आपकी है, आप एक अहम है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब वो वतन से यहां से गए तो आप भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट, तमाम चीजें, आपकी भी राय उसमें शामिल रही है, वो वापस वैसे कब आ रहे हैं और उनकी क्या मेडिकल फॉलोअप्स आप लोग ले रहे हैं? लेकिन जी, मुझे हमेशा ये कहा गया, जिस दिन वो हमारे पास अस्पताल आए थे तब उनके प्लेटलेट काउंट जो थे वो बहुत लो हो चुके थे, और बल्कि जब अस्पताल में दाखिल हुए तो वो एज लो एज दे वेंट डाउन टू 2 to 3,000। हमने उनका इलाज शुरू कर दिया। हमने उनको जो सबसे ज़्यादा और बहुत अर्ली डायग्नोसिस की, ये तो एक तो पहले क्रेडिट भी हमें मिलना चाहिए कि अर्ली डायग्नोसिस की कि जी इनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा हो गया, ठीक है जी, इडियोपैथिक, इट कैन हैपन विद एनीवन। और उनकी जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट थी अस्पताल में शुरू, 14 दिन वो मेरे पास अस्पताल में रहे, हर किस्म की उनकी इन्वेस्टिगेशन सब कुछ, मैं खुद उनको मिलने भी गई। अब मकसद ये था कि जब वो वहाँ से निकल के और शरीफ सिटी हॉस्पिटल गए तो उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन डाली विद दी हाई कोर्ट। हमने तो जब हमारे पास थे तो मैंने पूछने उनसे गई कि आप बाहर से किसी मॉलेज को बुलाना चाहते हैं तो हम बाहर से भी बुलाने को तैयार हैं। उन्होंने इस वक्त कहा कि जी मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, लबैक, हम तो बहुत ख्याल किया हर तरीके से उनका। अब वो जाके वहाँ से जब एप्लीकेशन डाली उन्होंने, बिकॉज वो चाहते थे, जब मैंने उनको ऑफर किया CT स्कैन और बाकी यहाँ जो हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं अपने पर्सनल मॉलेज से पूछ के तो फिर आपको बताऊंगा। फिर वापसी पे उन्होंने उनसे वहाँ से जब पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरा तो बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द एप्लीकेशन व्हिच वाज पुट फॉरवर्ड। जब ये बात कही गई तो देखिए, मैं तो आई वॉज जस्ट अ कैरियर ऑफ अ मैसेज फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड हमने 12 लोगों के एक्सपर्ट्स का बनाया था, जिसमें हर बंदा मौजूद था, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट था, यूरोलॉजिस्ट, एवरीबॉडी वाज। यानी मैं आपसे पूछा तो क्या वाकई उनका बाहर जाना, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं थी और जाना नागुजीर था? मैं एज अ मेडिकल एक्सपर्ट आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पिछले 2.5-3 साल में हमने हालात ऐसे कर दिए कि हर चीज़ का इलाज पाकिस्तान में मौजूद है उनका। लेकिन अगर एक बंदा कॉन्फिडेंट ही ना फील कर रहा हो यहाँ के डॉक्टरों के साथ, और उन्होंने कहा जी मैं अपने मॉलेज, बिकॉज नेचुरली इससे पहले आपको पता 2003 में भी बाहर से इलाज कराया, 2015 में भी उन्होंने बाहर से इलाज कराया, उन्होंने तो यहाँ अस्पतालों में इलाज ही नहीं करवाया। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, अब उनकी सेहत कैसी है? अब सेहत कैसी है? आ कब रहे? क्या ये फॉलो अप है? डॉक्टर साहब ये मुझे बता दें इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तो बड़ा अच्छा। उन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात है, उन्होंने मार्च के बाद हमें किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची। अच्छा, हुकूमत ने राब्ता करने की कोशिश की? जी मैं तो खुद पर्सनली राब्ता, अगर आप मुझे हुकूमत समझ रहे हैं तो मैंने तो पर्सनली उनको कॉलेज से फोन करा। मैंने आई गेव अ कॉल टू डॉक्टर अदनान और उनसे मैंने कहा कि आप क्योंकि तौसीह चाहते हैं बेल में, तो आप मेहरबानी करके हमें प्रॉपर रिपोर्ट्स भेजें। मैंने टेलीफोन करा पर्सनली, रिपोर्ट्स आप इससे ज्यादा और क्या इंसान कर सकता है? नहीं जी, उन्होंने नहीं दी, वही बार बार उठा के हमें वो भेज देते थे और हमारा बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं था। दैट इज व्हाई ही वाज डिक्लेयर्ड एन एब्सकॉन्डर। अब जहां तक आज सेहत की बात आप कर रहे हैं,
माशाल्लाह साल हो गया उनको। वो जो यहाँ इतना शोर और हंगामा था कि कुछ हो गया उनको तो हम फलां को जिम्मेवार ठहरेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था, तब भी मैंने कहा था कि ये तो अल्लाह के काम होते हैं, हम तो जिम्मेवार नहीं ठहर सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि देखने में माशाल्लाह अशाश बशाश है, ठीक है। अब उनको वापस आ जाना चाहिए और यहाँ आके लीडरी करें, बजाय वहाँ बैठे अपनी तकरीर जो करते हैं, यहाँ आके लीडरी करें। और आके मेरा ख्याल है इट इज़ बेटर फॉर हिम, अपने आप को पाकिस्तान का लीडर कहते हैं ना, तो पाकिस्तान में आके अब वापस अपनी सजा भी भुगते और अपनी लीडरी भी यहीं से करें। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सूबाई वजीर सेहत, हमारे साथ बात कर रही थी। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा उस पर दीगर मौजूद पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब जिस मौजू के ऊपर बात करते हैं, बढ़ती हुई पेट्रोलियम प्राइसेस, उसके ऊपर बढ़ती हुई महंगाई, गवर्नमेंट क्यों इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रही है कि पेट्रोलियम के ऊपर इन कीमतों को बढ़ाया जाए, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नदीम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार और माहिर माइशियात फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फ़ारूक सलीम साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा वैसे क्यों किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत है, उनका हमें बताया ये जाता है कि उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन है आलमी मंडियों के साथ। लेकिन अगर हम डिटेल में देखना शुरू करें तो हुकूमत का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, जो टैक्स लगाया जाता है, एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है, वो जिसको पेट्रोलियम लेवी कहा जाता है, उसकी मद में पेट्रोल से हुकूमत हासिल कर रही है। जो एक ज़माने में अगर आप 5-6 साल पहले चले जाएं तो तकरीबन 100 अरब की अमाउंट हुआ करती थी। अब वो बढ़ते बढ़ते कहीं तकरीबन 275-300 अरब रुपया जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत इकट्ठी कर लेती है। और उसमें फायदा ये होता है विफाकी हुकूमत को कि उनको ये अमाउंट जो है वो सूबों के साथ जो है वो शेयर भी नहीं करनी पड़ती। फ़ारूक साहब, क्या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है पेट्रोल की? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन जो पहले वाला मामला था कि महीने में एक दफ़ा बढ़ाई जाती थी, एडजस्ट की जाती थी, हमारे यहाँ इशू ये चलता है कि जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में बढ़ा दी जाती है, जब आलमी मंडियों में गिरती है तो उतनी नहीं गिराई जाती जितनी आलमी मंडियों में गिरी होती है। और ये चीज़ आपको सामने नज़र आ जाती है कि हुकूमत जब डायरेक्ट टैक्स जो है FBR वो कलेक्ट करने में कामयाब नहीं होता तो हम देखते हैं कि वो सारा बोझ जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर पड़ तो जाता है। फ़ारूक साहब, अब ये पेट्रोलियम लेवी पे जोर क्यों दिया जा रहा है? यानी इसकी मद में कलेक्शंस क्यों की जा रही हैं? क्या कहीं पे डेफिसिट है, कहीं हम टैक्स कलेक्शन में पीछे रह रहे हैं? जी, बिल्कुल 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जितना टैक्स टारगेट में हम रखते हैं वो कलेक्ट नहीं कर पाते। डायरेक्ट टैक्सेस में FBR वाले बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फेल हो जाते हैं, और फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जोर डाल देते हैं। और यहाँ पे हुकूमत ऑलमोस्ट गारंटी कर लेती है, बिकॉज पेट्रोल और डीजल जितनी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो हम मजबूरन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसमें जो कीमत बढ़ जाती है उस लिहाज से उसकी डिमांड कम नहीं होती मईशत के अंदर। तो एक तो ये बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा विफाकी हुकूमत को, जैसे मैंने पहले कहा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो उनको शेयर नहीं करना पड़ता, उनको बांटना नहीं पड़ता बाकी सूबों के साथ। वो सारा का सारा जो है वो विफाकी जो ट्रेजरी है उसके पास ये बच जाता है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुकूमत को जहन में रखना चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें ऐसी चीजें ऐसी कीमतें हैं कि जो दुनिया के जो हमारी जिंदगी की हर चीज में उनको वो एक नजर आने लगती है। फार्म से आप सब्जी उठा के लाते हैं मार्केट तक, वहां पे डीजल या पेट्रोल का एक रोल हो जाता है। बस पे जाते हैं उसका एक रोल पेट्रोल का रोल सामने नजर आ जाता है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आप समझिए कि महंगाई जिंदगी के हर शोबे में कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। राइट फ़ारूक साहब, मैं आगे जरा चलता हूं। मैं नदीम रज़ा साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करता हूं। नदीम साहब, आपने फ़ारूक सलीम साहब की बात सुनी, यहाँ पे महंगाई और ये तमाम चीजें अफेक्ट होंगी। मैं इससे पहले कि आपसे इस पर करूं, एक छोटा सा सवाल है, मैं चाहूंगा इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो सियासत में पैसे का अमल दखल है और जिसकी चीजें भी आ रही हैं, छोटा सा कमेंट कीजिएगा, देन महंगाई पर बात कर लेंगे। ये पैसे का अमल दखल सियासत से क्या खत्म हो सकता है, मुमकिन है?
जी, पैसे के बगैर तो ज़िंदगी नहीं चल सकती आगे, पैसे के बगैर तो ये रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, पैसा इन्वॉल्व है और जिस तरह सियासत में हो रहा है, लेकिन जो पैसा जहाँ से आ रहा है, उसका भी नहीं पता। जब 1 अरब दे के कोई भी कैंडिडेट सेनेट में का टिकट लेता है, सेनेट में आ जाता है, तो फिर बिगाड़ तो वहीं से पैदा हो रहा है कि वो इतना पैसा ला कहाँ से रहा है, और ये ट्रांज़ैक्शन बैंक के थ्रू भी नहीं होती, जो कि गवर्नमेंट का यही वो है कि हुंडी का कारोबार खत्म करके जो जितना रेमिटेंस आ रहे हैं बैंक के थ्रू आए, और यहाँ जितना काम हो रहा है वो बैग्स के अंदर नोट जाते हैं। जो अभी हाल ही में जो वीडियो भी आई है उसमें भी सबने देखा है किस तरह से कारोबार हो रहा है। जस्ट लाइक वही था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वहां पे उनको कोई देखने वाला नहीं है। जिसकी बुनियादी करप्शन के ऊपर पड़ेगी तो वो पॉलिटिशियन या जो अवामी नुमाइंदा जिस तरह जो उसको मुंतखब कर रहे हैं वो भी पैसे लेके कर रहे हैं। कि यहाँ पे इस दौर में ये बना दिया गया जैसे रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाला दोनों जानू में करार दिए जाते थे, लेकिन इस दौर में सियासतदानों ने रिश्वत देने और लेने वाले को जरूरतमंद करार दे दिया है। लेकिन शिवली तो फराज साहब तो कहते हैं कि मैंने महज 25,000 रुपए में इलेक्शन जीता है, यानी पैसे कम या ज्यादा की बात है, तो यहाँ तो कम पे भी जीतने और ऐवान में आने की बात हुई है। ये कौन यकीन कर सकता है? अभी फरुतुल्लाह बाबर की मिसाल आपके सामने है। उनके पास पैसे कम पड़ गए थे जमा कराने के लिए, 25,000 में कहां से कोई जीत सकता है? और ये सभी को मालूम है कि ये सभी को मालूम है। और पिछले दिनों मेरी भी एक बात हुई थी, जिन्होंने जितवाया था किसको, कैंडिडेट को, किस तरह से हर घर डोर टू डोर जाके बैग उनके हैंडओवर किए जाते हैं, और बाकायदा इसमें हलफनामा होता है जिसमें दोनों अफराद पे लाजिम होता है कि वो किसी भी फोरम पे नाम किसी का नहीं लेंगे। यहाँ पे हमने जो देखा है वीडियो के अंदर, उन्होंने कसम भी खा रहे हैं उसके बाद कुरान लेके कि हमने अल्लाह की कसम हमने नहीं लिया, 4 करोड़ नहीं लिए, लेकिन 4 करोड़ की बात इन्होंने उससे बात तो आगे की है। हर आदमी अपने आप को बचाने के लिए कसम भी झूठी खा रहा है, और यही वजह है मुआशरे में बदएतमादी और जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो इन्हीं सियासतदानों की वजह से हो रहा है जो करप्शन को फरोग दे रहे हैं। राइट। और यही वजह है वो जो आपकी फिर दूसरी जो शुरू में बात हो रही थी महंगाई वाली भी, दुरुस्त। अफराते ज़र, मैं इसी पे बात करना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट लेवी की मद में और चीजें कर रही है, वैसे क्या वजह है कि अभी गवर्नमेंट इसका सहारा ले लेके जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है और बोझ अवाम पर पड़ रहा है? देखें जिस तरह अभी फरोज उन्होंने कहा था अभी सलीम साहब ने कि ये जो लेवीज पे ले रहे हैं वो डायरेक्ट पैसा आ रहा है उनके पास, और उसमें पहले जितनी मद में लेते थे लेवी उससे कई ट्रिपल वो कर चुके हैं। वजह यह है कि इंस्टेंट पैसा आ रहा है, इसमें जो अमीर हो या गरीब हो सबकी जेबों से पहले पैसा निकाला जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ आप जब आप नोट छापे जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, अभी इसी हफ्ते में फैब के फर्स्ट वीक के अंदर आपने डेली 1 अरब रुपए छापे हैं, तो फिर सूरत हाल कहाँ जाएगी? जब आपके नोटों की बेकदरी बेतौकीरी होगी तो उसके बाद तो महंगाई का सैलाब आना है। क्योंकि आप अखराजात इतने हैं नहीं जितने अखराजात आमदनी से ज्यादा हैं, जबकि इकोनॉमिक का वाज़ेह उसूल है कि आप उतने ही अखराजात करें जितनी आमदनी है। यहाँ बैंकों से भी इतना कर्जा लिया जा रहा है, उसके बावजूद जो करेंसी छापी जा रही है। और फिर दूसरी चीज देखें, जो आपकी एक्सपोर्ट थी कॉटन, वो कहाँ चली गई है? ठीक, नदीम साहब मैं आपसे ना इसी चीज पर आता हूं दोबारा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। जरा एक सवाल फरूक साहब से कर लूं, देन आई विल टेक योर कमेंट्स ऑन इट। फरूक सलीम साहब, एक तरफ महंगाई बढ़ी है, नो डाउट अबाउट इट, अवाम पर बोझ पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की वीडियोज आना और इतना बड़ा पैसे का लेन देन, उसमें पैसे का अमल दखल, फैक्टफ के मामलात और दीगर मामलात जो करप्शन इंडेक्स है, क्या ये वाले जो पैसों की लेन देन है इस पर इंपैक्ट पड़ेगा या फिर ये टोटल हमारा अपना पर्सनल मामला है? देखिए, मैंने जब पहली दफा वो वीडियो देखी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे जहन में तो 4 सवाल उठे थे जिनका जवाब मैं ढूंढ रहा था कि पैसे देने वाला कौन है, पैसे वसूल करने वाला कौन है जिसको मिल रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन है, और फिर इस वीडियो को रिलीज करने वाला कौन है। ये चारों सवालों के जवाब जो हैं ये ढूंढना अशद जरूरी है। और उसकी वजह ये है, क्या ये वाकई इतने मुश्किल सवाल है? ये सवाल तो इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके जवाब जो हैं वो किसी कंफर्म्ड सोर्स से आना जरूरी है। कोई एतमाद वाला जो सोर्स हो, क्रेडिबल सोर्स जो हो। लेकिन आप सोचिए जरा कि जो हम जमहूरी सियासी ढांचा अपनाए बैठे हैं उसमें ये सारी की बुनियाद जो है वो एतबार और एतमाद की है। यानी कि अवाम जो वोट डाल रहे हैं और जो वसूल कर रहे हैं उनके दरमियान में एक एतमाद और एतबार का रिश्ता है।
अगर वो होगा तो ये जमहूरी निज़ाम चलेगा, वरना ये जमहूरी निज़ाम नहीं चल फरूख साहब, पाएगा। एक सवाल जो मैं आपने आपसे जिसका जवाब चाहता हूं ना, कि बैनुल अक़वामी इदारे जिनसे हम पैसे लेते हैं, हम फैटफ की बात करते हैं, उस पर ये इन पैसों का लेन देन, उसका इसका इंपैक्ट उस पर कैसे पड़ेगा? देखिए, ज़ाहिरी बात है, अभी आपने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का जिक्र किया। वो परसेप्शन जानना चाहता है कि लोगों का क्या ख्याल है कि कितनी क्या इंसिडेंस है करप्शन का, कितनी करप्शन हो रही किसी मुल्क के अंदर। अब अगर हमारे वजीर आज़म साहब खुद से ये कहेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर 50 से 70 करोड़ रुपया चाहिए सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए, फिर ऐसी वीडियोस सामने आने लगती हैं, तो फिर हम कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा जो रैंक है वो नीचे क्यों जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये वीडियोस के नतीजे में एक तो जमहूरी निज़ाम में वो एतबार और एतमाद का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर जो परसेप्शन है लोगों की और जो पाकिस्तान से बाहर रहने वालों की, पाकिस्तान के अंदर रहने वालों की, वो यही है कि ये करप्शन तो बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। चाहे ये करप्शन या चाहे ये लेन देन जो सेनेट के इलेक्शंस में हो रहा था, ये काफी अरसे से पाकिस्तान में हो रहा ठीक है। जब भी इलेक्शन का वक्त आता है सेनेट के लिए, तो इस किस्म ये का इसी काम तरह की बात हो सामने जाती आता है। मैं कि ये नदीम रजा वीडियो- साहब की तरफ जरा आता हूं। नदीम साहब, फरूख साहब की बात सुने। यही सामने है कि चाहे हुकूमत और अपोजिशन सब ये चाहते हैं कि पैसा ना चले, पैसे की लेन देन ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो फिर रोकथाम कैसे हो? अगर देखें, ये चाहें कि पैसे की लेन देन ना हो, दूसरा ना ले, इन्होंने ये कभी नहीं कहा किसी ने भी कि हमें पैसा आते हुए बुरा लगता है, कि जब दूसरा पैसा ले रहा होता है या डीले बना रहा होता है किसी भी फायदे के लिए, तो उसकी पेन जरूर होती है सबको। और बात वो भी है कि जब भी जो पार्टी अपोजिशन में रही है, उससे ज्यादा अवाम का, मुल्क का खैर ख्वाह कोई नहीं होता। फिर वही जमात जब इख्तिदार में आ जाती अच्छा नदीम है, साहब, एक शॉर्ट कमेंट वही- दे दीजिएगा। मैं शॉर्ट कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा आपसे कि तमाम तर चीजों के बावजूद भी इतनी बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम प्राइसेस, ये बाकी तमाम जमातें इस पर बोल क्यों नहीं रही हैं, वैसे खामोश क्यों है? आपका शॉर्ट कमेंट। देखिए, असल मसला यही है। ये देखना ये होगा, ये जितने भी अराकीन असेंबली हैं, जो सियासतदान हैं, इनके सपोर्टर कौन हैं, कौन इलेक्शन मुहिम के ऊपर पैसा खर्च करता है, किसकी फार्मास्यूटिकल की है, किसकी वीट की फैक्ट्रियां हैं, किसकी शुगर मिले हैं, ये सारे उसी से जवाब मिल जाएगा। Right. जब भी कानून साजी होती है, एक सेकंड, जब भी कानून साजी होती है उसमें उनका पड़ला भारी होता है। और एक और चीज, अभी जब वैक्सीन आ रही है वो भी प्राइवेट सेक्टर लगाएगा। अब उसमें ये भी देखना है कि ठीक। उसके रेट्स कौन तय कर रहा है, Right. क्या आवाम लगा पाएंगे? Right. तो पहले से जिनको इलाज मुआवजे की सहूलतें मैसर नहीं हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फरूख सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।